हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिनस्टॉक एकेडमी चैनल। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में और एक कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। वो कंपनी का नाम है ग्रो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रो कंपनी अपना जो आईपीओ लेके आ रही है उसकी डिटेल क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो तो अभी उसका करंट जीएमपी कितना चल रहा है, और उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल देखेंगे कि आपको अपना अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड कर सकते हो। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो तो कैसे जीएमपी चेक करें, और लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ कैसा है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ग्रो कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो अबाउट ग्रो कंपनी मैं बात करूं तो अगर कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करता होगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, आईपीओ हो या स्टॉक हो, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे इस कंपनी के बारे में जरूर पता होगा। ठीक है, तो ये ग्रो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और बेंगलोर बेस्ड फिनटेक कंपनी है जो रिटेल इन्वेस्टर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स हो, ईटीएफ हो, आईपीओज हो, डिजिटल गोल्ड हो, बाय करना हो, सेल करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो ग्रो कंपनी है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो हम ग्रो कंपनी को कह सकते हैं कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जिससे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ग्रो कंपनी डिस्काउंट ब्रोकर में आती है, मतलब जो उसका जो ब्रोकरेज रेट रहता है वो काफी कम रहता है, मतलब अदर जो रहते हैं ब्रोकर, बैंकिंग ब्रोकर है, तो उससे कम रहता है। ठीक है, तो फिर बिजनेस मॉडल की बात करें तो ग्रो कंपनी के पास कस्टमर बेस बहुत अच्छा है। मतलब जीरोदा के बाद अगर सेकंड रैंक पे जो आती है वो ग्रो कंपनी ही है, और जीरोदा को सबसे ज्यादा कंपटीशन ग्रो से ही है। तो ये दोनों कंपनी है जो बहुत अच्छे कस्टमर बेस के साथ अपना बिजनेस कर रही है। ठीक है, और फिर दूसरा सेकंड क्या है कि एक्सपांडिंग इट्स रिलेशनशिप विद कस्टमर, मतलब कस्टमर के साथ अपना रिलेशन भी बढ़ाती है, वो उसका बिजनेस मॉडल है। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो आपको जैसे मैंने बताया कि स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव के लिए वो प्लेटफॉर्म ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट विच इंक्लूड, मतलब म्यूचुअल फंड भी वो देती है, आईपीओ भी आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रो एएमसी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर 30 जून 2025 तक कंपनी के पास कितने 1415 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे ग्रो कंपनी के साथ। फिर उसके ये कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो जैसे बताया कि वेल नोन परफॉर्म ब्रांड इन्वेस्टिंग अक्रॉस सिटीज टाउन एंड विलेजेस, मतलब हर जगह पे, अगर आप गांव में, मतलब वो अपनी सर्विस हर एक सिटी में, टाउन में और विलेजेस तक पहुंच चुकी है। ठीक है, फिर हाई कस्टमर रिटेंशन, एंगेजमेंट एंड प्राइस, मतलब आपको पता होगा कि ग्रो एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो जैसे बैंकिंग ब्रोकर रहते हैं, सो फुल टाइम ब्रोकर रहते हैं, उससे इन लोग जो डिस्काउंट ब्रोकर रहते हैं उसके प्राइजेस भी कम रहते हैं, तो कस्टमर उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फिर कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन है। अगर आप ग्रो की ऐप हो या वेब देखोगे तो मतलब यूजर फ्रेंडली है, आप इजीली, आप किसी को भी पता चल सकता है कि भाई कहाँ से स्टॉक बाय करना है, कैसा है, तो वो डिजाइन यूजर फ्रेंडली है। अब फाइनेंशियल देख लेते हैं। यहाँ पे 3 साल का फाइनेंशियल दिया हुआ है, 2023, 2024 और 2025। ठीक है, तो पहले एसेट देख लेते हैं। तो कितने थे, 4807.78 करोड़, ऑल अमाउंट इन करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ही रहता है। फिर 2024 में एसेट कितना हुआ, 10,819.10। फिर 31 मार्च 2025 तक 10,077.31, मतलब इंक्रीजिंग में है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। तो पहले 457 करोड़ का था, उसके बाद 338, मतलब 2024 में डाउन हुआ। उसके बाद अभी 31 मार्च 2025 में 1824.37 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे इनिशियली तो ग्रोइंग मोड पे दिख रहा है। जैसे ये क्या है कि भाई एक डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी है, तो इसका जो रिजल्ट रहता है, जो प्रॉफिट रहता है ना, वो कैसे बेस्ड रहता है कि मार्केट कैसा चल रहा है।
जैसे अभी मार्केट में बहुत बूम होगा तो बहुत सारे आपको पता होगा रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो अच्छा आएगा। अगर मार्केट डाउन रहा या स्लो रहा, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इतने पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उसका उसके रिजल्ट पे भी इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इसका आईपीओ की डिटेल क्या है। तो आईपीओ डेट ओपन होने वाला है 4 नवंबर, मतलब आज ओपन हो चुका है। 7 नवंबर लास्ट डेट है। फेस वैल्यू 2 की है। फिर अगर बुक बिल्डिंग आईपीओ है, इसलिए दो प्राइस बैंड रहेंगे, 95 टू 100 पर शेयर। आपको 100 पर शेयर पे ही अप्लाई करना है, कट ऑफ प्राइस जो रहते हैं उसके ऊपर। लॉट साइज 150 शेयर का एक लॉट रहेगा। ठीक है, और सेल टाइप क्या है, फ्रेश कैपिटल कम फॉरवर्ड सेल है। ठीक है, और बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। फिर टाइमलाइन, टेंटेटिव टाइमलाइन देख लेते हैं। जैसे ओपन 4 नवंबर को, 7 को क्लोज हो जाएगा। 10th को अगर टेंटेटिव अलॉटमेंट है, जिसको अलॉटमेंट मिलेगा उसको 11th को उसके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। अगर नहीं, जिसको नहीं मिला उसको रिफंड हो जाएगा। और 12 नवंबर को एक और कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। फिर आईपीओ लॉट साइज कितना है, तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 150 से 15,000 की अमाउंट रहती है। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए जा सकते हैं, जो 2 लाख से कम रहती है, 1,95,000। फिर एच एन आई मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एच एन आई जो रहते हैं, मतलब एच एन आई में भी मैक्सिमम 66, और बिग एच एन आई जो 10 लाख से ऊपर रहते हैं वो 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिजर्वेशन एक बार देख लेते हैं कि क्यूआईबी के लिए कितना है। 75% का रिजर्वेशन है, एच एन आई के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% ही रखा हुआ है। मतलब ये आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिटेल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम है। 10% मतलब अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो बहुत टफ रहता है। ठीक है, मतलब आप कभी कभी कोई कोई आईपीओ में क्या रहता है, रिटेल इन्वेस्टर का जो रिजर्वेशन रहता है वो ज़्यादा 35% रहता है, तो उसमें चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। फिर अगर आज के हिसाब से हम देख लेते हैं कि जीएमपी क्या है। अगर किसी को लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो जीएमपी उसके लिए मतलब बेस्ट वे है। जीएमपी देख के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लिस्टिंग गेन के लिए उसको फ़ायदा हो सकता है। मतलब जीएमपी ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है। अगर आज यहाँ पे 15% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है तो ऐसा नहीं कि जब लिस्ट होगा तो 15% ही होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे कि आज की बात बताऊँ मैं, जैसे आज ही ओपन हुआ है पर आज मार्केट डाउन था, 500 पॉइंट समथिंग डाउन है। ठीक है, फिर कल भी अगर मार्केट में डाउनफॉल रहा, परसों भी रहा, तो ये जीएमपी डाउन हो सकता है। अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो कल अगर 1000 पॉइंट प्लस हुआ तो जीएमपी में भी उस हिसाब से चेंजेस होंगे। तो ये आपको रफ आइडिया देता है। जीएमपी मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स ही है, ये आपको रफ आइडिया देगा लिस्टिंग गेन के लिए। ठीक है, तो आप लास्ट डे जो इसका क्लोजिंग डे है 7 नवंबर लास्ट डे है। ठीक है, तो उस दिन जीएमपी क्या चल रहा है उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और इस आईपीओ में आप अगर लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहो तो जीएमपी देखकर जा सकते हो, ये आपका कॉल रहेगा। जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मैं पहले भी मैंने बताया हुआ है कि मैं अगर मेन बोर्ड आईपीओ है तो 30% एटलीस्ट तो होना ही चाहिए, तो ही मैं उस आईपीओ में अप्लाई करता हूँ, बाकी मैं अवॉइड करता हूँ। क्योंकि क्या रहता है कि मैंने जैसे बताया कि स्टॉक मार्केट में जैसे भी आज माइनस रहा तो 30% एक डिसेंट है कि भाई अगर ऐसा नहीं है कि वो भी उड़ सकता है, पर आपको प्राइस बैंड जो भी प्राइस में आपने अप्लाई किया होगा वो प्राइस टू प्राइस आप निकल सकते हो, इतना थोड़ा बहुत चांस रहता है। जैसे कि इसमें कोई फिक्स रूल तो नहीं है, पर वो मेरी चॉइस है। तो आप अपना पैसा लगा रहे हो तो आपको भी अपना डिसीजन खुद लेना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये आईपीओ रिलेटेड जो भी वीडियो है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।